हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। देखिए, हमने सेक्शन 56 तक कवर कर लिया था, राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 का। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 56 ए, जो कि बात करता है पावर टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। देखिए, मैंने सेक्शन का जिस्ट लिखा है, ठीक है, और जिस पैटर्न से मैं पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से मैंने नोट्स बनाए हैं कि आपको लॉ और ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से लगे, और कैसे हम एक सेक्शन के साथ साथ एमसीक्यू विद एग्जांपल्स कर रहे हैं तो कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें आ रही है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट, क्योंकि आप जब कमेंट्स अच्छे करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे और वीडियोस में अपना जो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, देखिए सेक्शन 56 ए किस बारे में बात करता है। सेक्शन 56 ए कहता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प। अभी हमारा बहुत ही इजी वाला पार्ट आ गया है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल था, जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट था, वो हमने ऊपर डील किया है। अब हम जल्दी जल्दी विदाउट एनी डिले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प्स। देखिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प, उसकी क्या पावर है कि वो इंटरेस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो पेनल्टी लगी है उसको वेव कर सकते हैं, या फिर दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितनी लिमिट है? अप टू 25,000 रुपए तक। ठीक है, ये काम वो सिर्फ 25,000 रुपए तक ही कर सकते हैं, जो स्टैम्प महानिरीक्षक हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर जनरल को महानिरीक्षक, तो आप इस बात को समझ लो, क्योंकि जेएलओ में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों आने वाली है। हो सकता है कि इंस्पेक्टर जनरल की हिंदी ही पूछ ले। ठीक है, तो क्या कर सकता है? ब्याज कम कर सकता है, पेनल्टी को माफ कर सकता है, या दोनों कर सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा 25,000 रुपए तक है। कंडीशन क्या है इस बेनिफिट की कि देखिए, डिफॉल्टर मस्ट पे रिमेनिंग अमाउंट विद इन 30 डेज। ये कंडीशन क्या है कि अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डिफॉल्टर को क्या करना है? डिफॉल्टर को जो अमाउंट है बचा हुआ उसको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? जमा करना होगा, बाकी की राशि को। फेलियर टू पे, अगर पेमेंट नहीं भी होती है 30 दिन के अंदर अंदर, डिफॉल्टर जो है पे नहीं करता है, 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है, तो ये जो वेवर है और जो रिडक्शन ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो छूट है और ये राहत है उसका आदेश क्या हो जाएगा? अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन हैज 20,000 रुपीज पेनल्टी एंड 10,000 रुपीज ड्यूटी पेंडिंग। ठीक है, पेनल्टी लगी है 20,000 रुपए की, और जो स्टैम्प ड्यूटी उसको भरनी है वो 10,000 रुपए है। इंस्पेक्टर जनरल ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया पेनल्टी को बाय 15,000 रुपए। अब उस पर्सन को ये जो रिमेनिंग ड्यूज है, बचे हुए ड्यूज है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर भरना ही पड़ेगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। हु कैन रिड्यूस और वेव पेनल्टी अंडर सेक्शन 56 से? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प। ये जो मैंने आपको अभी बताया है ना कि 30 दिन के अंदर अंदर, और अब बस 30 क्या कहते हैं 25,000 तक की सीमा है, इसको आप याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये खुद ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे लगता है ना कि कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए मैं बार बार उसको बोलती रहती हूँ। हु कैन रिड्यूस और वेव पेनल्टी अंडर सेक्शन 56 ए? तो कौन है जो पेनल्टी को वेव कर सकता है, कम कर सकता है ना, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, वेव कर सकता है, यानी माफ कर सकता है? तो कौन? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प्स। पावर इज गिवन टू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प्स। मैक्सिमम कितना रिडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना वेव कर सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प? 25,000 रुपए तक की अधिकतम सीमा है। उसके बाद रिमेनिंग जो ड्यूज है, जो बचे हुए ड्यूज, आपको कितने दिन के अंदर अंदर बकाया राशि को कितने समय में जमा करना होगा? 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 30 दिन में आपको भुगतान करना जरूरी है। इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 30 डेज, अगर आपने 30 दिन के अंदर वो भुगतान नहीं किया तो क्या होगा? आपका वेवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर है, वो जो इंस्पेक्टर जनरल ने दिया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वेवर। वेवर ऑर्डर स्टैंड्स विड्रॉन, तो वो जो आपका वेवर ऑर्डर आया था, ठीक है, या जो रिडक्शन का ऑर्डर आया था, वो क्या हो जाएगा? वो विड्रॉन हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलीफ ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड्स। ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। राहत आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एकदम पेनल्टी को रिड्यूस कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, और जो पेंडिंग ड्यू है उसको जमा करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हो 30 दिन के अंदर अंदर, तो छोड़ो इस ऑर्डर को, अब तक पूरा ही भरो। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट और एंडोर्समेंट वेयर हायर ड्यूटी इज पेबल इन राजस्थान। अब ये थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको देखो। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल विद हायर स्टैंप ड्यूटी इन राजस्थान, ठीक है,
अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जिस पर राजस्थान में अधिक स्टाम्प शुल्क दिए, किसी और स्टेट में कम हो सकता है, लेकिन राजस्थान में उस डॉक्यूमेंट पर आपको हाईएस्ट जो हाईयर स्टैम्प ड्यूटी जो है पे करनी है। तो सर्टिफिकेट और एंडोर्समेंट अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 विल नॉट बी वैलिड इन राजस्थान अनलेस प्रॉपर राजस्थान ड्यूटी इज पेड। ये जो वर्ड है ना इंडियन, ये जो एक्ट है ना इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 विल नॉट बी वैलिड इन राजस्थान, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा कि यदि किसी दस्तावेज पर राजस्थान में अधिक स्टाम्प शुल्क देय है तो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के तहत मिला सर्टिफिकेट या एंडोर्समेंट राजस्थान में मान्य नहीं होगा। ठीक है, जब तक राजस्थान के अनुसार पूरा स्टाम्प शुल्क जमा ना किया जाए। ठीक है, इवन इफ ड्यूटी वॉज पेड इन अनदर स्टेट, क्या है, भले ही दूसरे राज्य में आपने स्टाम्प शुल्क जमा कर दिया है तो भी राजस्थान कैन स्टिल डिमांड डिफरेंस ऑफ ड्यूटी। अगर दिल्ली में 100 रुपए है स्टाम्प ड्यूटी उस डॉक्यूमेंट में पे करने की और राजस्थान में 150 रुपए है, तो भाई पहले डिफरेंस ड्यूटी 50 रुपए का जो स्टाम्प ड्यूटी का डिफरेंस आ रहा है उसको पे करो राजस्थान में आकर। ठीक है, और उस पे आपका ये इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 जो है ये अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, अब a property document is stamped in another state with 20,000 rupees duty. In Rajasthan, duty payable is 35,000. The earlier certificate, जो आपको 20,000 रुपए का सर्टिफिकेट मिला है, will not be valid in Rajasthan until remaining 15,000 is paid. आगे समझ। फिर हमारा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान स्टैम्प एक्ट प्रिवेल्स वेयर राजस्थान ड्यूटी इज हायर। ठीक है, देखिए राजस्थान स्टैम्प एक्ट ही क्या होगा, लागू होगा जहां पर राजस्थान में जो अधिक स्टाम्प शुल्क है। ठीक है, जहां राजस्थान में अधिक स्टाम्प शुल्क लागू होगा वहीं राजस्थान स्टाम्प कानून प्रभावी रहेगा। सेक्शन 57 कब अप्लाई होता है? सेक्शन 57 अप्लाइज व्हेन ड्यूटी इन राजस्थान इज हायर। ठीक है, इट अप्लाइज वेयर राजस्थान स्टाम्प ड्यूटी इज हायर, तब ये अप्लाई होगा सेक्शन। सर्टिफिकेट अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट विल बी इनवैलिड इन राजस्थान। जो आप सर्टिफिकेट लेकर आए हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत वो राजस्थान में आके इनवैलिड हो जाएगा जब तक आप उस को क्या नहीं कर रहे हो, जो डिफरेंस आ रहा है जो स्टैम्प ड्यूटी को पे करना है उसको पे नहीं कर रहे हो, तो जब तक राजस्थान ड्यूटी इज पेड, प्रॉपर राजस्थान स्टैम्प ड्यूटी मस्ट बी पेड, राजस्थान के अनुसार पूरा शुल्क जमा करना आवश्यक है। फिर सेक्शन 57, सेक्शन जो 57 है उसकी किस शब्द से शुरुआत होती है? तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग से। याद रखना सेक्शन 57 कहां से स्टार्ट हो रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। ठीक है, ये इट स्टार्ट विद, इसको हम नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सेक्शन जो 57 है ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से शुरू होता है। और नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का मतलब क्या होता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, कहीं पे कुछ भी लिखा हो कुछ नहीं चलेगा। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में कुछ भी लिखा हो हम नहीं मानेंगे जब तक राजस्थान की जो स्टैम्प ड्यूटी है आप उसको पूरा पे नहीं करें। आप दिल्ली में पे करके आए ना 15,000, राजस्थान में 20,000 रुपए, 5,000 रुपए और पे करो। ठीक है, इफ ड्यूटी पेड इन अनदर स्टेट इज लेस देन राजस्थान ड्यूटी, अब क्या कह रहा है? यदि दूसरे राज्य में जमा शुल्क राजस्थान से कम है तो जो डिफरेंस ड्यूटी है वो मस्ट बी पेड। ठीक है, अब सेक्शन 58, अलाउंस फॉर स्पॉइल्ड स्टैम्प। ठीक है, अभी सेक्शन कहता है अगर स्टैम्प पेपर क्या है, स्पॉइल हो जाती है, यदि स्टैम्प पेपर क्या है, खराब हो गया है, बेकार हो गया है, गलत है, अधूरा है या अनुपयोगी हो जाए तो कलेक्टर नियमों के अनुसार उसका रिफंड अलाउंस दे सकता है। जैसे कि आप कोई स्टैम्प पेपर लेकर आए, ठीक है, आपने उसका जो स्टैम्प ड्यूटी था वो पे भी कर दिया है लेकिन अब वो खराब हो गया है, अब क्या करें ऐसे में? तो ऐसे में कलेक्टर अलाउ कर देगा कि ठीक है हम इसका रिफंड दे देते हैं आपको। तो कलेक्टर में अलाउ रिफंड या फिर अलाउ कर देगा स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। जैसे कि अब क्लॉज ए क्या बात करता है? स्टैम्प स्पॉइल बिफोर एग्जीक्यूशन, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपका जो स्टैम्प पेपर था वो क्या हो गया? स्पॉइल हो गया। तो कहता है कि इफ स्टैम्प पेपर गेट्स स्पॉइल्ड बिफोर डॉक्यूमेंट इज साइंड और एग्जीक्यूटेड अलाउंस मे बी ग्रांटेड। याद रखना, मे बी ग्रांटेड, अलाउंस मिल सकता है, ऐसा नहीं है मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है। फिर जैसे पर्सन एक्सीडेंटली राइट्स रॉन्ग डिटेल्स ऑन स्टैम्प पेपर बिफोर साइनिंग, ठीक है, स्टैम्प बिकम्स यूजलेस,
कलेक्टर में अलाउ रिफंड, उसको लिखना था सेल डीड, उसने गलती से लिख दिया मॉर्गेज डीड, अब वो खराब हो गया स्टैम्प पेपर, तो क्या कलेक्टर रिफंड दे सकता है। फिर ऐसा क्लॉज भी, डॉक्यूमेंट रिटर्न बट नॉट साइन। अब क्या है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया है लेकिन साइन नहीं किए अभी पार्टीज ने, क्या नहीं किए, साइन नहीं किए पार्टी ने, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्पॉइल्ड स्टैम्प अलाउंस कैन बी गिवन। यदि दस्तावेज तैयार हो गया है लेकिन किसी पक्ष ने हस्ताक्षर नहीं किए तो स्पॉइल्ड स्टैम्प का अलाउंस मिल सकता है। जैसे कि सेल डीड टाइप्ड ऑन स्टैम्प पेपर बट पार्टीज कैंसिल डील बिफोर साइनिंग। अब क्या बात हो रही है, डॉक्यूमेंट हमने बना दिया, अभी हमने साइन नहीं किया क्योंकि हमारा माइंड चेंज हो गया, हमारा मूड बदल गया, ठीक है। हमने सेल डीड बनवा ली थी लेकिन नहीं, अब हमें ये डील नहीं करनी है, तो साइन करने से पहले ही उन्होंने, अब सेल डीड तो बन गई, अब जो सेल डीड पर जो स्टाम्प पेपर सेल डीड पर तैयार हुआ है लेकिन हस्ताक्षर से पहले ही सौदा रद्द हो गया, अब क्या करें, ठीक है। तो क्या है, इसका आपको अलाउंस मिल जाएगा कि हमने जो सेल डीड पर आपको जो स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, कम से कम हमें उसका तो रिफंड मिले, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए क्लॉज सी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये कहता है अलाउंस में बी गिवन, क्या है, अलाउंस मिल सकता है इफ बिल प्रोमिसरी नोट नॉट यूज्ड, ठीक है, या नॉट डिलीवर्ड, या फिर स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू मिस्टेक और एरर। देखो अभी हमने जो क्लॉज बी में बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड, ठीक है। आपको पता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने ऐसे याद कराया था, इसमें 3 पार्टी होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि जब वो तीसरी पार्टी आपसे पैसे डिमांड करे तो आप भुगतान कर देना, और प्रोमिसरी नोट में हम खुद प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है हम आपको पैसे पे कर देंगे। तो ये बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है बट ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस मतलब ये पता तो लगे ना बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब ये वीडियो खत्म हो जाए, आपका लेक्चर खत्म हो जाए, तो इससे पहले के जो मैंने आपको एक्ट्स कराए हुए हैं, जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कवर करा दिया है, राजस्थान चिनेंसी एक्ट करा दिया है और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट करा दिया है, आप सब वो एक्ट पढ़ना, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए ये सेक्शन इसका एग्जांपल, अगर प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स रॉन्ग अमाउंट एंड बिकम यूजलेस। अब प्रॉमिसरी नोट आपने बनाया, उस पर गलती से आपने गलत अमाउंट लिख दिया, लिखने थे 5,000 लिख दिया आपने 10,000, अब वो तो यूजलेस हो गया ना प्रॉमिसरी नोट। तो फ्रेश करेक्ट नोट क्या है, उसको प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया है, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर आपको अलाउंस जो है मिल सकता है जितना भी आपका पैसा वेस्ट हो गया। अब देखिए एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट बिकमिंग यूजलेस। अब इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही तो होता है ना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको भी आपने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब साइन कर दिए हैं दोनों पार्टीज ने। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट भी हो गया है, अब वो यूजलेस हो गया है। तो अलाउंस में बी ग्रांटेड वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जबकि क्लॉज बी में अगर हम देखें, हम क्लॉज बी में क्या पढ़ के आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट रिटन बट नॉट साइंड, और क्लॉज एक में पढ़ रहे हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, जहां जहां मैं जैसे बता रही हूँ। क्लॉज थ्री कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है लेकिन अब वो यूजलेस हो गया है, तो अलाउंस में बी ग्रांटेड वेयर एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट बिकम्स वॉइड, कंटेन्स मिस्टेक, कैन नॉट बी कंप्लीटेड, पार्टी रिफ्यूजेस टू साइन, ट्रांजेक्शन फेल्स, अनदर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अलाउंस मिल सकता है यदि निष्पादित दस्तावेज क्या है, शून्य हो जाए। देखो ये वर्ड याद रखना, वॉइड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। या फिर गलती वाला है, या फिर वो पूरा नहीं हो पाया है, किसी पक्ष ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, या फिर जो ट्रांजैक्शन था, जो लेन देन था उस पर वो ही असफल हो जाए। देखो ये बात, अब देखो मैं इस पर इतना आपको फोकस होके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा सेक्शन है ना, ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ने का नहीं, इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया है लेकिन अब यूजलेस हो गया है। कैसे यूजलेस हो गया है कि ट्रांजैक्शन ही फेल हो गई है, या फिर पार्टी अब साइन ही नहीं कर रही है, या फिर वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। जैसे कि कोई लैंड सेल डीड है, ठीक है, सेल डीड बनाई थी, उस पर उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया, साइन वगैरह सब हो गए, लेकिन अब जिस लैंड पर हमने सेल डीड बनाई थी वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दी,
अब क्या वो सेल डीड कभी कंप्लीट हो सकती है? नहीं हो सकती। अब वो यूजलेस हो गई ना, बेशक से वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो गया था, अब वो यूजलेस हो गया। या फिर तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, या फिर कोई अनदर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होता है इस केस में, या फिर उसकी जगह आपने कुछ और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अलाउंस मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, फॉर एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट, ये जो हम ऊपर एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट पढ़कर आ रहे हैं उसके लिए नो कोर्ट प्रोसीडिंग शुड हैव स्टार्टेड, कोर्ट में मामला नहीं गया होना चाहिए, ठीक है। आप जिस एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट को लेकर आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा खराब हो चुका है, इस पे जो हमारी स्टैंप ड्यूटी लगी है हम उसको रिफंड कराना चाहते हैं, तो आपका जो एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट है उस पर आपको रिफंड मिल जाएगा। शर्त ये कि आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर, आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेकर आपकी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर डॉक्यूमेंट मस्ट बी सरेंडर फॉर कैंसिलेशन, या फिर जो है आपने जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उसके कैंसिलेशन हेतु आपको दूसरा कंडीशन ये कि आपको उसको जमा भी करना पड़ेगा। जिस डॉक्यूमेंट को आपने एग्जीक्यूट किया है, अब वो उसका अलायंस चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को सरेंडर तो करना पड़ेगा ना, कैंसिलेशन कराने के लिए। तो देखिए, ये जो आप सरेंडर करें कैंसिलेशन कराने के लिए, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई हो, ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, पहले हम देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट का। टू पर्सन्स एक्सिक्यूट अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रोहिबिटेड लैंड, दो लोगों ने ऐसी जमीन का जो है जमीन की बिक्री का एग्रीमेंट कर लिया जो कि प्रतिबंधित जमीन थी, उस पर आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि अब आप प्रतिबंधित जमीन, अगर मैं आपको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ाऊं, तो हमने एक जब राजस्थान टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे थे, तो हम उस पर जो जिस लैंड के बारे में बात कर रहे थे वो एग्रीकल्चरल लैंड थी, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी लैंड थी ना जिसके बारे में हम जिसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, वो गवर्नमेंट लैंड होती है, जैसे कि हमने ग्रोव लैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो और मतलब ऐसी लैंड जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो अगर आपने ऐसी, जैसे ट्रेंचिंग लैंड है, ठीक है, जहां पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, वो एमसीडी की जमीनें होती हैं, आपने उसका दो पर्सन ने मिलकर उस पर अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो तो एक प्रोहिबिटेड लैंड है। अब ये क्या हुआ, अब लेटर एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड इन लॉ, तो अब आपने जो ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर भी लिया है, ये क्या है, बाद में एग्रीमेंट कानून वॉइड हो गया है, तो स्टैम्प अलाउंस अब जो है ग्रांट कर दी जाएगी, क्योंकि जब हमने उस ट्रेंचिंग लैंड को उसके लिए अग्रीमेंट किया, ठीक है, तो हमने उस पर स्टैम्प ड्यूटी तो पे की, लेकिन वो तो वॉइड है इन लॉ, तो फिर हमें, ठीक है, आप हमारा स्टैम्प जो अलाउंस है उसको वापस दे दीजिए। डेथ बिफोर एग्जीक्यूशन, वन पार्टी डाइज बिफोर साइनिंग फाइनल मॉर्गेज डीड, ठीक है, एक लैंड थी उस पे मॉर्गेज डीड होने वाली थी, लेकिन क्या होता है, वो मॉर्गेज डीड बस कंप्लीट ही होने वाली थी, एक पार्टी बिना साइन करे क्या होती है, पहले से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ, जो हमने बात की थी ऊपर, ट्रांजैक्शन कैन नॉट कंप्लीट, लेन देन तो पूरा नहीं हो सका। अब अलायंस मिल जाएगा, क्योंकि जितनी आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की है उसको वापस आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लिया आपने। फर्स्ट क्या थी, लीज डीड हैज मेजर मिस्टेक, जब आपने पहली लीज डीड जब बनाई उसमें आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप क्या करेक्ट लीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रॉपर स्टैम्प के साथ, तो जो पुराने वाली ऑयल जो स्पॉइल्ड स्टैम्प थी उसमें क्या है, आपको अलाउंस मिल सकता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है और कितना सिंप्लीफाई तरीके से समझा है। देखो, कॉम्प्लिकेट करके तो अगर मैं बार बार इसको कॉम्प्लिकेशन से पढ़ाऊं, एक एक वर्ड आपको समझाने बैठ जाऊं, उसके लिए आपके पास आपका अपना बेयर एक्ट है, उसको पढ़ो, ठीक है। फिर ये लाइन देखो कि मैंने इसमें आपको बेसिकली कैसे समझा दिया है, बस इतना बहुत है। जरूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही अंडरस्टैंडिंग लानी है, नहीं, अगर आप इतना लेमन लैंग्वेज में, प्रूडेंट मैन की लैंग्वेज में अगर आप उसको समझ सकते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हमने समझ लिया इसको इजीली, ठीक है। तो सेक्शन 58 किससे डील कर रहा है, स्पॉइल्ड स्टेम से रिलेटेड। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि 58 प्रोवाइड करता है अलाउंस फॉर स्पॉइल्ड स्टैम्प, अलाउंस कब मिल सकता है, व्हेन ग्रांटेड, अलाउंस में बी ग्रांटेड व्हेन स्टैम्प पेपर इज स्पॉइल्ड बिफोर क्या, एग्जीक्यूशन एंड सिग्नेचर। यहाँ पे बात हुई है कि बिफोर एग्जीक्यूशन और बिफोर सिग्नेचर को में भी आपको क्या है, अलाउंस मिल सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वर्ड हमने नहीं पढ़ा, और कोर्ट में अगर मामला चला गया तो फिर भी फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। म्यूटेशन होता है ट्रांसफर, मतलब हस्तांतरण कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, क्या कहते हैं, अलायंस मिल सकता है, ठीक है। स्पॉइलेज बिफोर एग्जीक्यूशन,
क्वालिफाइज, ठीक है, हस्ताक्षर से पहले खराब होने पर अलायंस मिल सकता है। और देखो इसमें जो म्यूटेशन का मतलब होता है जो दाखिल होते हैं उसका खारिज होना, बेसिकली म्यूटेशन। इफ डॉक्यूमेंट इज रिटर्न बट अनसाइंड, अगर कोई दस्तावेज लिखा गया है लेकिन उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए, साइन नहीं हुए, तब अलायंस मिल सकता है, ठीक है। बिफोर एग्जीक्यूशन भी अगर अनसाइंड है तब भी क्या है, अलायंस मिल सकता है। अनसाइंड डॉक्यूमेंट में क्वालिफाई फॉर अलायंस। एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट में गेट अलायंस इफ इट बिकम्स, जो निष्पादित दस्तावेज है अलायंस पा सकता है यदि वे क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो जो वॉइड डॉक्यूमेंट होते हैं में क्वालिफाई फॉर रिफंड और अलायंस। वॉइड दस्तावेज पर अलायंस मिल सकता है। फॉर अलायंस इन एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट केस, फॉर अलायंस इन एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट केस, एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट के मामले में क्या आवश्यक है। अब देखिए कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट में स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना, एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट के मामले में, ठीक है। फिर नो लीगल प्रोसीडिंग शुड हैव बिगिन, कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ग्रांट्स अलायंस सब्जेक्ट टू, ठीक है, जो कलेक्टर अलायंस किसके अधीन देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अधीन रहकर वो देगा। अलायंस इज सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब रूल्स। अब है इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है, कलेक्टर सर्टिफिकेट एज इम्प्रेस स्टैम्प। अब हमने अपना क्या किया है, सेक्शन 58 को बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, तो इसको हमने सेक्शन 58 को अच्छे से समझ लिया। फिर भी आप एक बार इसको रिवर्स जाके देख लेना 2-3 बार वीडियो को, ताकि आपको इस पर अच्छे से कमांड आ जाए, ठीक है। अब हमारा सेक्शन 58 हो गया है कंप्लीट। देखिए अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको ये देखते हैं। सेक्शन 58 के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है जो बात करता है कलेक्टर सर्टिफिकेट एज इम्प्रेस स्टैम्प। A certificate given by collector under section 36 stating that full stamp duty has been paid will be treated as an impressed stamp for the purpose of section 58। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि धारा 36 के अंतर्गत जो कलेक्टर द्वारा दिया गया ये प्रमाण पत्र है कि पूरा स्टैम्प शुल्क जमा हो चुका है, वह धारा 58 के उद्देश्य के लिए इम्प्रेस्ड स्टैम्प माना जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 36 का सर्टिफिकेट, सेक्शन 58 में क्या है, इम्प्रेस्ड स्टैम्प। एक बात समझ लो, एमसीक्यू अगर आ रहा है, अगर समझ आ गई आपको बात में क्या कह रही हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं भी समझ आई तो इतनी बात याद रख लो, सेक्शन 38 सेक्शन 36 में जिस कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी पूरी पे हो चुकी है, वो सर्टिफिकेट को हम यहाँ पर एज इम्प्रेस स्टैम्प ट्रीट करेंगे सेक्शन 58 में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये, और समझ भी अगर आपको आ गई है तो भी बहुत अच्छी बात है। If collector certifies that proper duty has been paid on a document, then that endorsement, that certificate is treated legally like a proper stamp। तो सर्टिफिकेट और एंडोर्समेंट को हम प्रॉपर स्टैम्प की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। यदि कलेक्टर प्रमाणित कर दे कि सही स्टैम्प शुल्क जमा हो चुका है तो एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट कानून स्टैम्प के समान क्या है वो माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक सेल डीड है, उसने ओरिजिनली जो है लेस स्टैम्प ड्यूटी पे की, ठीक है। एक सेल डीड में क्या है, शुरू में कम स्टैम्प शुल्क लगाया। पार्टी लेटर्स पे डेफिसिट ड्यूटी बिफोर कलेक्टर अंडर सेक्शन 36। अब सेक्शन 36 के अंडर वो क्या करते हैं, कलेक्टर को पूरी जो बची हुई उसकी जो कमी वाला शुल्क होता है उसको जमा कर देती है पार्टी। कलेक्टर अब एंडोर्स कर देता है डॉक्यूमेंट पे कि फुल ड्यूटी जो है स्टैम्प ड्यूटी पे हो चुकी है। अब ये जो एंडोर्समेंट है ना, इसको हम ट्रीट करेंगे एज इम्प्रेस स्टैम्प अंडर सेक्शन 58। Certificate under section 36 is treated as impressed stamp। Section 58 का जो explanation treated as treats it as impressed stamp। Collector certificate states that full duty has been paid। Certificate confirms
पेमेंट ऑफ फुल ड्यूटी, सर्टिफिकेट क्या कंफर्म कर रहा है कि जो शुल्क है वो पूरा जमा हो चुका है। फिर है सेक्शन 59, एप्लीकेशन फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 58 व्हेन टू बी मेड। धारा 58 के अंतर्गत राहत हेतु आवेदन कब किया जाएगा? तो देखिए, एप्लीकेशन जो आप लगा रहे हैं रिफंड के लिए और अलायंस के लिए जो कि स्पॉइल्ड स्टैम्प है, मस्ट बी मेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो जो भी निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, जो खराब और जो अनुपयोगी स्टैम्प के लिए आपको राहत या फिर रिफंड का आवेदन क्या करना है। इसका क्लॉज 1 क्या कहता है, इन केस ऑफ सेक्शन 58 का डी, ठीक है, उसका क्लॉज 6, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर सेक्शन 58 का क्लॉज डी की बात है तो आपको एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डेट है उस डॉक्यूमेंट की, उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन रिफंड के लिए लगा देनी है। एग्जाम्पल, अगर आपने लोन अग्रीमेंट आपका फेल हो गया है बिकॉज लैंडर रिफ्यूजेस टू गिव मनी, ठीक है, आप लोन अग्रीमेंट कर रहे थे लैंडर के साथ, लेकिन आपका वो लोन अग्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि लैंडर ने आपको लोन मनी देने से मना कर दिया है। अब आपको ये जो स्पॉइल्ड स्टाम्प है इसकी एप्लीकेशन को कब है, इस 2 महीने के अंदर अंदर लगाना होगा। ठीक है, ये देखो, ये बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, इसको ध्यान रखना है आपको। ये 2 महीने का कॉन्सेप्ट, जब क्या है आपका डॉक्यूमेंट क्या है फेल कर रहा है, हमने पढ़ा था ना ऊपर अभी सेक्शन 58 में क्लॉज में, ट्रांजैक्शन जब फेल कर जाती है उस केस में 2 महीने के अंदर अंदर, वेयर नो इंस्ट्रूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड ऑन स्टैम्प पेपर, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 6 months आफ्टर स्टैम्प वाज स्पॉइल्ड। ये क्लॉज सेकंड कह रहा है जहां पर स्टैम्प पेपर पर कोई दस्तावेज एक्सिक्यूट नहीं हुआ, आप स्टैम्प पेपर ले आए, आपने सोचा था मैं इस पे सेल डीड जो है बनाऊंगा, आपने उस स्टैम्प पेपर पे कोई भी दस्तावेज, कुछ भी सेल डीड वगैरह मॉर्गेज डीड वगैरह कुछ नहीं बनाई, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वो स्टैम्प पेपर, तो उस स्टैम्प पेपर को खराब होने के, अब वो स्टैम्प पेपर खराब हो गया तो इस स्टैम्प पेपर के खराब होने के 5 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे इसका रिफंड चाहिए। ठीक है, जैसे कि रॉन्ग टाइपिंग स्पॉइल्ड अनयूज्ड स्टैम्प पेपर, क्या है, गलत टाइपिंग से गलत टाइपिंग हो गई तो अब वो अनयूज्ड स्टैम्प पेपर क्या है, खराब हो गया है, तो रिफंड एप्लीकेशन आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या है लगानी होगी। 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड की एप्लीकेशन लगानी होगी। फिर है एग्जीक्यूटेड अग्रीमेंट लेटर बिकम वॉइड, तो भी आपको रिलीफ की एप्लीकेशन कितना है, 6 महीने के अंदर लगानी होगी। एग्जीक्यूट किया गया अग्रीमेंट बाद में अगर वॉइड हो गया है तो भी, अग्रीमेंट के केस में लिख लेना, अभी जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया ना कि जब अग्रीमेंट वॉइड हो रहा है तो आपको उसका रिफंड मिल सकता है, तो लिख लो उसके सामने कि 6 महीने के अंदर अप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका एक प्रोविजो है उसको याद रखना, ये सेक्शन इसका प्रोविजो ये कहता है, इफ स्पॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट वाज सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर सफिशिएंट रीजन, एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 6 months आफ्टर इट रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, यदि खराब दस्तावेज को, ठीक है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, आपका वो स्पॉइल हो गया है, आपको लेकिन किसी कारण से भारत के बाहर उसको भेजा गया है इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट है आपका और उस पे आप उसको यूज नहीं कर पाए है ना, जैसे स्टैम्प पेपर था आप उसको यूज नहीं कर पाए हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो है रिफंड ले सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि किसी वजह से आपको उसको बाहर भेजना पड़ रहा है, तो जैसे ही वो इंडिया के अंदर आ रहा है तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वॉज सेंट टू दुबई ऑफिस आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। ठीक है, दस्तावेज को दुबई ऑफिस भेजा गया था, भारत लौटने के बाद 6 महीने में आवेदन किया जा सकता था। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 6 months। अब देखिए प्रोविजो बी क्या बात करता है, इफ सब्स्टिट्यूटेड इंस्ट्रूमेंट could not be surrendered due to unavoidable circumstances। अब ये सेक्शन जो इसका प्रोविजो बी ये कहता है, अगर कोई अनअवॉइडेबल, ठीक है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण जो सब्स्टिट्यूटेड डॉक्यूमेंट है वो जमा नहीं किया जा सका, एप्लीकेशन में बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन डेट से आप क्या कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ओल्ड डीड को आपने रिप्लेस कर दिया
नई करेक्ट डीड के साथ, ठीक है। अब ओल्ड डीड कुड नॉट बी सरेंडर्ड इमीडिएटली, अब हम उस ओल्ड डीड को अभी तुरंत की तुरंत क्या है सरेंडर नहीं कर सकते हैं रिफंड के लिए, तो एप्लीकेशन अभी भी कितना टाइम देती है कि एप्लीकेशन स्टिल बी मेड विद इन 6 मंथ, तो भी आपके पास 6 महीने हैं। तो देखिए जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं अंडर सेक्शन 59 इज जनरली फाइल कब तक, जो 59 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी ही करनी है सामान्यतः। आप एक सेकेंड, अच्छा मुझे सच में नहीं याद कि मैंने आपको ये बात बताई है या नहीं बताई है, मैं एक बार बता देती हूँ इन केस मैंने नहीं बताई, कि जो सेक्शन 59 है अब वो बात कर रहा है कि अगर आप सेक्शन 58 के अंदर रिलीफ लेना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन कब कब फाइल होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर रिफंड अलाउंस ऑफ स्पॉइल स्टैम्प मस्ट बी मेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ठीक है। वो शायद मैंने सेक्शन 58 के साथ कंटिन्यू कर दिया कि अलाउंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये टाइम लिमिट है, लेकिन सेक्शन 58 का जो आप रिफंड ले रहे हैं उसकी जो टाइम लिमिट की बात की गई अप्लाई करने की वो सेक्शन 59 में है, ठीक है। कभी कभी इतना ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते डूब जाते हैं कि कुछ कुछ लाइन ऐसे ही निकल जाती है आंखों के सामने, पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया था शायद कि मैंने इसको नहीं बताया, तो ठीक है। एप्लीकेशन जो हम फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 59 इसका जनरली टाइम कितना है, तो भाई हमें पता है उसमें एक लाइन लिख दी थी कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड होगा, ये एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी थी, ठीक है। तो सेक्शन 59 में प्रिस्क्राइब जो है डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड लग रहा है उस पर, तो जितना टाइम है उतना, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो एप्लीकेशन कितने टाइम के अंदर अंदर आपको लगानी है, 6 महीने के अंदर अंदर, हमने पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो 6 महीने के अंदर अंदर लगा दो। तो अनयूज स्पॉइल्ड स्टैम्प पेपर के लिए आप कितने हैं, 6 महीने की लिमिट है। फिर हमारा सेक्शन 60 अलाउंस इन केस ऑफ प्रिंटेड फॉर्म्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय कॉर्पोरेशन, कंपनियों द्वारा अनुपयोगी हो चुके प्रिंटेड फॉर्म पर अब क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, अलाउंस चाह रहे हैं, थोड़ी राहत चाह रहे हैं। देखिए कलेक्टर में अलाउ रिफंड एंड अलाउंस फॉर स्टैम्प्ड प्रिंट फॉर्म्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय बैंक और कंपनीज। अभी हम पढ़ रहे थे कि पर्सन को जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हम पढ़ रहे हैं अगर बैंक और कंपनीज हैं, ठीक है, और उनका जो है स्टैम्प प्रिंटेड फॉर्म है अब उनको उनकी जरूरत नहीं है, तो उस केस में क्या है, तो यदि बैंक या कंपनी के प्रिंटेड स्टैम्प्ड फॉर्म जो है अब उनकी आवश्यकता नहीं है तो कलेक्टर राहत या रिफंड दे सकता है। जैसे बैंक ने प्रिंट करा दिए 500 स्टैम्प्ड फॉर्म फॉर ओल्ड लोन स्कीम, ठीक है, तो बैंक ने कितने प्रिंट कराए, बैंक ने बैंक प्रिंटेड 500 स्टैम्प्ड फॉर्म, ठीक है। एक बैंक ने पुराने लोन स्कीम के लिए 500 स्टैम्प फॉर्म छपवाए हैं, अब बाद में स्कीम ही बंद हो गई है, तो क्या है कलेक्टर रिफंड दे सकता है, कलेक्टर में अलाउ रिफंड। उसके बाद है हु में अलाउ रिफंड अंडर सेक्शन 60, धारा 60 के तहत रिफंड कौन दे सकता है, तो कलेक्टर दे सकता है। अलाउंस फॉर मिसयूज स्टैम्प, अब अगर आपने गलत उपयोग किए गए स्टैम्प पर क्या है राहत पाना चाहते हैं तब, इफ रॉन्ग टाइप ऑफ स्टैम्प और एक्सेस वैल्यू स्टैम्प इज यूज एक्सीडेंटली, तो भी कलेक्टर क्या है अलाउ कर देगा रिलीफ। अ पर्सन ने यूज किया 500 का स्टैम्प इंस्टेड ऑफ 100 रुपए का स्टैम्प, गलती से लगानी थी 100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी, लगा दी 500 की, तो कलेक्टर फिर अलाउ कर देगा कि ठीक है जो एक्सेस वैल्यू है इसको रिफंड कर दिया जाए, ठीक है। जैसे या फिर ऐसा हो सकता है स्टैम्प वाज यूज्ड ऑन डॉक्यूमेंट व्हिच रिक्वायर्ड नो स्टैम्प ड्यूटी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिस पर स्टैम्प ड्यूटी लगनी ही नहीं थी और आपने लगा दिया, तो भी फिर कलेक्टर क्या करेगा अलाउ कर देगा रिलीफ के लिए। तो सेक्शन 61 किससे डील कर रहा है, वो डील कर रहा है कि जो हमारी मिस यूज स्टैम्प है। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 61 कितनी है जनरली, तो वो कितनी है हमारी 6 महीने। फिर है सेक्शन 62 हाउ अलाउंस फॉर स्पॉइल्ड और मिसयूज स्टैम्प इज मेड, अब खराब या गलत उपयोग किए गए स्टैम्प पेपर पर राहत दी कैसे जाएगी, कैसे, हाउ, अभी तक का मिल तो जाएगी लेकिन कैसे, तो देखिए कलेक्टर में गिव क्या कर सकते हैं, सेम टाइम की स्टैम्प दे देंगे, या तो आपको वो खराब हो गई तो दूसरी नहीं ले जाओ, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप की स्टैम्प दे देंगे सेम वैल्यू की, चलो ठीक है ये सेम वैल्यू की है थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर लेना, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम वैल्यू की जो स्टैम्प है जो और वो सेम टाइप की तो पहली सिचुएशन है, लेकिन दूसरे में वो सेम वैल्यू की तरह है लेकिन डिफरेंट टाइप की दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। और मनी रिफंड रिफंड आफ्टर डिडक्शन, या फिर कुछ कटौती के बाद भी वो कैश में वापस कर सकते हैं, मनी ही दे देंगे, ठीक है, थोड़ा पैसा काट लिया, लो आप अपने स्टैम्प ड्यूटी के पैसे ले जाओ। एग्जाम्पल, आई स्पॉइल्ड 1000 स्टैम्प इज सरेंडर्ड, कलेक्टर में गिव न्यू 100 स्टैम्प, न्यू 1000 स्टैम्प और रिफंड मनी आफ्टर डिडक्शन। एक खराब रुपए 1000 रुपए की क्या थी, खराब 1000 रुपए की स्टैम्प जो थी वो जमा किया गया, खराब थी लेकिन वो, तो कलेक्टर ने क्या किया, या तो नया दे दिया 1000 रुपए का स्टैम्प, या फिर उसको कुछ पैसे काट के वापस दे दिया। तो अंडर सेक्शन 62 कलेक्टर क्या कर सकते हैं, कलेक्टर या तो रिफंड दे सकते हैं, या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं, फिर या पैसा काट के आपको नकद दे सकते हैं। तो चारों ऑप्शन सही है, कलेक्टर में रिफंड मनी और रिप्लेस स्टैम्प। फिर है हमारा सेक्शन 63, अलाउंस फॉर स्टैम्प नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूज। अब ऐसे स्टैम्प जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, इफ अ पर्सन हैज अनयूज स्टैम्प विच आर नॉट स्पॉइल, स्पॉइल तो नहीं है वो स्टैम्प पेपर लेकिन मुझे अब उसका यूज भी नहीं है, ही मे सरेंडर देम टू कलेक्टर एंड गेट रिफंड। तो हम क्या करेंगे, कलेक्टर को दे देंगे कि आप हमें इसका रिफंड करके दे दीजिए। कंडीशन क्या है, पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि स्टैम्प को हमने परचेज किया था ऑनेस्टली फॉर यूज, ठीक है, कि हमने स्टैम्प को बोनाफाइड उपयोग हेतु ही खरीद किया गया था। दूसरा, हमने इस स्टैम्प ड्यूटी की जो है पूरी उनका जो पूरा मूल्य चुका दिया था, फुल प्राइस हमने पे किया था, और स्टैम्प को जो हमने परचेज किया है वो विद इन लास्ट 6 मंथ किया है। तो एक बात आप समझ लो कि जब आप अनयूज स्टैम्प लेके जा रहे हो जो कि ठीक स्टैम्प है, तो वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो जो आपने स्टैम्प परचेज की है वो लास्ट के जो 6 महीने के अंदर अंदर ही की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कलेक्टर क्या करेगा, रिफंड कर देगा मनी आफ्टर डिडक्टिंग 10 पैसे पर रुपी और पार्ट देयर ऑफ। तो कलेक्टर प्रत्येक रुपए पर 10 पैसे की कटौती करके धन वापसी करते हैं। जैसे कि रमेश बॉट ₹1000 स्टैम्प पेपर फॉर सेल डील गॉट कैंसिल्ड, ही रिटर्न अनयूज्ड स्टैम्प विद इन 6 मंथ, कलेक्टर में रिफंड अमाउंट आफ्टर डिडक्शन, ठीक है, तो कलेक्टर कटौती के बाद रिफंड वापस दे सकते हैं। अब है एक लाइसेंस और वेंडर का एग्जांपल। लाइसेंस स्टैम्प वेंडर रिटर्न अनयूज्ड स्टैम्प, एक लाइसेंस स्टैम्प वेंडर है, ठीक है, उसने क्या किया, अनयूज स्टैम्प को वापस किया है, तो कलेक्टर उसको रिफंड कर सकता है फुल अमाउंट विदाउट डिडक्शन। कलेक्टर बिना कटौती के भी क्या है, पूरा पैसा वापस कर सकता है, ठीक है। कलेक्टर यहाँ पे क्या है, विदाउट डिडक्शन, और यहाँ पर क्या कर रहा है, आफ्टर डिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक लाइसेंस्ड वो स्टैम्प वेंडर है, लाइसेंस, उसका काम ही यही है। तो सेक्शन 63 के तहत रिफंड कैन बी क्लेम्ड फॉर, तो आपको जो है सेक्शन 63 के तहत रिफंड किसके लिए मिल सकता है, तो आपकी जो अनयूज स्टैम्प है, ठीक है, अनयूज्ड है और वैलिड स्टैम्प है उस केस में। और अनयूज्ड स्टैम्प जो है मस्ट जनरली परचेज विद इन, तो जो अनयूज्ड आपकी स्टैम्प है उसे कितने समय के अंदर खरीदा होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर आपने खरीदा होना चाहिए। और परचेज स्टैम्प शुड बी विद इन प्रिसीडिंग 6 मंथ, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। If you are liking the way I am teaching, if you are liking my notes, do subscribe my channel, do share my videos, and don't forget to comment. That's all for today. Bye bye, take care.